नमस्कार साथियों, मैं एस यादव की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप और मेरे बीच में संवाद स्थापित हो रहे हैं और उसी संवाद का परिणाम है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं इस माध्यम से। तो हमें इस डिजिटल माध्यम को भी देखिए एक थैंक यू बोलना चाहिए और उसी से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ भी रहे थे जो हमारे नवाचार के रूप में जानी जाती हैं। आज देखिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए एक टेक्निकल नवाचार है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है लेकिन एक टेक्निकल नवाचार है और उसी नवाचार का आज हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। पिछली बार जब अपना एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर इसका पूरा नाम पूछा गया था, SIQ का पूरा नाम क्या है। और अब की बार तो साथियों स्पेशल के टॉपिक के रूप में अपने पास आया है, तो क्यों न हम इसे डिटेल से पढ़ें और जानें, क्योंकि जब आप व्याख्याता बन के स्कूल में पहुंचेंगे तो आपको देखिए आपके ही विद्यालय का हेड टीचर के रूप में शायद हो सकता है ये दायित्व तो मिल जाए SIQ का संचालन करने का। तो साथियों आपको किस तरह से करना है, क्या कुछ करना है इसके अंदर, तो उस चीज़ को हम जानते हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे कि ये कार्यक्रम क्या है, किस तरह से प्रारंभ किया गया। तो आज का टॉपिक है हमारा SIQE और बात करते हैं हम इसी के ऊपर। देखिए सबसे पहले बात जो मैंने आपको बताई थी वो आती है अपने इसके अंदर नाम, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हुआ क्या था कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उनमें से चौथे नंबर का जो लक्ष्य है वो है क्वालिटी एजुकेशन। और क्वालिटी एजुकेशन के अंदर भी कहा गया यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन SDG फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 किस पर आधारित है, क्वालिटी एजुकेशन। और उसी पर आधारित आज का हमारा कार्यक्रम है जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो पहल की गई हमारे स्टेट द्वारा, जो कार्यक्रम पहली बार गुणात्मक रूप से देखिए शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो चलाया गया कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम का नाम है SIQE। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ एक कोटेशन इसकी, सब बच्चे सीख सकते हैं। सीखने का मतलब है अधिगम। सीखने का मतलब क्या है, अधिगम। सीख सकते हैं और सब बच्चे सब देखिए बच्चे पढ़ सकते हैं। सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। यहां गलत लिखा हुआ है, बच्चे की जगह आएगा शिक्षक। तो हम कह सकते हैं सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। अगर उस बच्चे के कक्षा और उसके मानसिक स्तर पर पढ़ाया जाए तो एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। देखने में ये आया कि हमारी जो कक्षाएं हैं, छठी में है बच्चा लेकिन किताब पढ़नी नहीं आती, उसको संख्याओं का ज्ञान नहीं है। अब कक्षा 6 में यदि उसे उसके अधिगम स्तर पर जाकर सिखाया जाए तो वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। अगर उसके लेवल पे जाके नहीं पढ़ाया जाता है तो वो बच्चा पीछे छूट जाएगा, वो बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाएगा, एक तरह से मुख्य धारा में चल नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया इस कार्यक्रम के लिए एक कोटेशन बनाई गई, सब बच्चे सीख सकते हैं अगर उनके स्तर पर जाकर शिक्षक पढ़ाए और सब शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और यहीं से हमारे कार्यक्रम की क्या होती है, शुरुआत। तो सबसे पहले देखिए इस कार्यक्रम की जो शुरुआत का ताना बाना बुना गया वो कहानी शुरू होती है सत्र 2015-16 से। 15-16 में देखिए राजस्थान में एक कार्यक्रम चलाया गया था। सत्र 2015-16 में एक कार्यक्रम चलाया गया अपने यहाँ पर और उस कार्यक्रम का नाम था समन्वित कार्यक्रम। समन्वित कार्यक्रम का अर्थ क्या था, देखिए इस कार्यक्रम का अर्थ इतना सा था कि जो हमारे 12वीं तक के उच्च माध्यमिक या माध्यमिक जो स्कूल थे राजकीय गवर्नमेंट, उनके अंदर उनमें कक्षा 1 से 5 तक की जो क्लासेज हैं, कक्षाओं को क्या करना, समन्वित करना। ये था इस कार्यक्रम का नाम, समन्वित कार्यक्रम। कि जो हमारे स्कूल चल रहे थे 6 से 12 या हम कह दें देखिए 6 से 10, उन स्कूलों के अंदर 1 से 5 स्कूल नहीं चला करते थे। 1997 में विभाजन हुआ तो उन स्कूलों को अलग कर दिया गया, उन कक्षाओं को अलग कर दिया गया। वापस उनको समन्वित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था समन्वित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को वापस माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाओं में क्या कर दिया, जोड़ दिया गया उस स्कूल में। और उसी के तहत इस कार्यक्रम को दूसरे रूप में भी देखा जाता। उस समय एक योजना चलाई थी 2015-16 में जिसका नाम था आदर्श विद्यालय योजना।
आदर्श विद्यालय योजना। आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत देखिए कार्यक्रम चल रहा था अपने यहाँ पर रमसा, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के एजेंडे में ये तय किया गया था प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक स्कूल, चाहे वो 10वीं का हो या 12वीं का हो, उसे आदर्श घोषित किया जाएगा, उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, अर्थात उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा, और वो रिसोर्स सेंटर भी बनाया जाएगा। सभी प्रकार के संसाधन, भौतिक सुविधाओं से युक्त स्कूल होगा, उसी स्कूल को कहा जाएगा आदर्श विद्यालय। और आदर्श विद्यालयों के अंदर ही समन्वित किया सबसे पहले किनको? कक्षा 1 से 5 तक की क्लासों को। और अब हमारा स्कूल हो जाता है, जैसे कक्षा 1 से 5 आती है, जो स्कूल 6 से 12 चल रहा था वो स्कूल चलने लगा 1 से 12। इसी कार्यक्रम का नाम रखा गया समन्वित कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम में स्कूलें मर्ज कर दी गई। बात आती है इनको मर्ज करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि सरकार ने यह देखा, यानी शिक्षा विभाग ने यह देखा कि हमारी जो कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं ना, उसका अधिगम स्तर बहुत ही कम है। उसके बहुत सारे कारण बताए गए, क्योंकि हमारे प्राथमिक जो कक्षाओं के अंदर शिक्षक थे उनकी अनियमितता होना, समयबद्धता नहीं होना, बच्चों के अधिगम स्तर में कमियां आना। इसलिए कहा गया कि वहाँ भौतिक सुविधाएं नहीं है, वो बच्चे देखिए सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों न इन कक्षाओं को इस 12वीं तक के स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। वहाँ पर बहुत सारे भौतिक संसाधन हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है, बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसको समन्वित करने की योजना बनाई। वहाँ मानवीय और भौतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे इसको उसके अंदर मर्ज किया गया, मर्ज करने के बाद देखिए अपने यहाँ एक कार्यक्रम लॉन्च किया जाता है कि जो 1 से 5 तक के बच्चे आए हैं ना 12वीं तक के स्कूल में या 10वीं तक के स्कूल, उन बच्चों का गुणात्मक उत्थान करने के लिए या गुणात्मक उन्नयन करने के लिए, या हम कह दें गुणवत्ता लाने के लिए, गुणवत्ता लाने के लिए गुणवत्ता लाने के लिए एक SIQ कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया उसी साल 2015-16 से। याद रखना ये तारीख, वो जो समन्वित कार्यक्रम था उसके माध्यम से कक्षाओं को समन्वित करना और उसी के साथ साथ इस कार्यक्रम को चलाना SIQE को। और इस कार्यक्रम को चलाने का मूल उद्देश्य क्या था? शिक्षा में गुणवत्ता लाना, यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में क्वालिटी लाने के लिए। अब क्वालिटी जब आएगी, जब इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार होगी, बहुत बड़े लेवल के ऊपर माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई। RMSA माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा इसकी क्या बनाई गई? रूपरेखा बनाई गई और पैसे वगैरह उपलब्ध कराए गए, किसके द्वारा? रमसा के माध्यम से। और इसको जिम्मेदारी दी गई इस कार्यक्रम को चलाने की सत्र 2015 और 16 में। आगे देखेंगे इस कार्यक्रम के पार्ट क्या क्या थे, इस कार्यक्रम में कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, उनकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य नंबर 1, विद्यार्थियों का अधिगम स्तर बढ़ाना। सीधा सा है, जो प्रारंभिक कक्षाओं में जब चल रहा था, छोटे छोटे स्कूल चल रहे थे, तो बच्चों का अधिगम स्तर अच्छा नहीं था, इसलिए इसको मर्ज किया गया अधिगम स्तर बढ़ाने। दूसरा देखिए, हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी क्षमताओं में भी देखिए वर्धन किया जाएगा। अकादमिक यानी शैक्षणिक सहयोगकर्ता तैयार किए जाएंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग दे दे के उन्हें एक्सपर्ट बनाया जाएगा ताकि वो बच्चों के साथ अच्छे से कार्य कर सके। आयु व कक्षा के अनुसार शैक्षिक स्तर निर्धारित करना। बच्चा का देखिए हमें शैक्षिक स्तर को निर्धारित करना है। बच्चा 5वीं कक्षा में, लेकिन उसका शैक्षिक स्तर अगर पहली क्लास का है तो उसे पढ़ाया जाएगा पहली क्लास से। बच्चों की प्रगति अभिभावकों के साथ साझा करनी, ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अभिभावकों से देखिए एक तरह से शेयर नहीं की जाती थी। इस कार्यक्रम के अंदर कहा कि बच्चों को जो भी प्रगति है उनको अभिभावकों का सम्मेलन बुलाया जाए और उनसे शेयर की जाए। सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरी बात आती है कि इसके अंदर जो सीखने के जो अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराना? बच्चे के लिए उपलब्ध कराना, क्योंकि बालक कोई एक तरीके से नहीं सीखता, बहुत सारी तरीके हैं और जितने तरीके शिक्षक को आते हैं और उन सभी तरीकों से बच्चे को सिखा सकता है, क्योंकि बालक किसी न किसी तरीके को पसंद जरूर कर सकता है। आगे देखिए, फिर आता है SIQ परियोजना का संचालन। याद रखना, SIQ परियोजना का संचालन 2 स्तर पर किया गया। पहला स्तर तो देखिए इसको चलाने के लिए तय किया गया था राज्य स्तर, और दूसरा स्तर जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी जिला स्तर को।
अब देखिए जो हमारा राज्य स्तर था, राज्य स्तर पर 3 कमेटियों का गठन किया गया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसकी चीज को चलाएंगे। सबसे पहले देखिए यदि हम देखते हैं तो एक समिति का गठन किया गया, परियोजना परिचालन समिति, अंग्रेजी में कहा गया प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, शॉर्ट में कहा जाता PSC, और इस कमेटी का एक अध्यक्ष होगा। या अध्यक्ष ने कह के इसको कहा गया आयुक्त, IAS होगा। इस कमेटी का देखिए अध्यक्ष जो बनाया गया, आयुक्त कमिश्नर जो लगाया गया कौन होगा, वो होगा IAS। उसके बाद दूसरा बनाया गया राज्य कार्यकारी यानी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, स्टेट वर्किंग ग्रुप्स, और इसे कहा जाता है SWG, स्टेट वर्किंग ग्रुप। और इसका देखिए जो मुखिया जो होगा वो होगा अतिरिक्त आयुक्त, और अतिरिक्त जो आयुक्त है वो होता है RAS। एडिशनल देखिए कमिश्नर बनाया गया है आयुक्त, जिसे उपायुक्त भी कह देते हैं, और ये कौन होगा, RAS लेवल का अधिकारी बनेगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा जो ग्रुप बनाया गया वो है राज्य शैक्षिक समूह, स्टेट एकेडमिक ग्रुप। हमारे राज्य की एकेडमिक सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट का नाम है RSCERT। उसके जो मुखिया हैं उसको देखिए इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया SAG, और इसका देखिए जो अध्यक्ष जो बनाया गया, किसको बनाया गया, निदेशक को। किसका निदेशक, RSCERT। और इसको तो काम दिया गया कि आप शैक्षिक चीजें तैयार करेंगे और इसके बाद आप काम करवाएंगे स्टेट लेवल पर, और ये स्टीयरिंग कमेटी, ये संचालन समिति है जो इसको संचालन करेगी इस कार्यक्रम को। तो स्टेट लेवल पर कितने बनाए गए, इसके अंदर 3 ग्रुप बनाए गए। इसी तरह राज्य लेवल पर 3 है, तो जिला लेवल पर बनाए गए 2 ग्रुप बनाए गए, जिनका मैं आगे देखिए यहाँ पर ये कहाँ के हैं, जिला स्तर के ग्रुप हैं, जिला स्तर। और जिला स्तर पर 2 ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप जिला कोर ग्रुप, और जिला देखिए कोर जो ग्रुप है इसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर ग्रुप, शॉर्ट में हम कहते हैं DCG। ये देखिए जिला शिक्षा अधिकारी DO के देखिए अध्यक्षता में बनाया गया है। इसके मुखिया कौन होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी। दूसरा देखिए अकादमिक जो बनाया गया, रिसोर्स देखिए ग्रुप बनाया गया, ये डाइट के अंदर बनाया गया। दूसरा देखिए जिला अकादमिक समूह, जिसे कहा जाता है DRG। DRG जो बनाया गया, किसको बनाया गया, डाइट के प्राचार्य को। डाइट को दी गई है जिम्मेदारी, जिसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ DIET। प्रत्येक जिले की डाइट का जो मुखिया है, प्राचार्य है, जो किस रैंक का होता है, जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का, उसकी जिम्मेदारी है इस चीज़ को संचालन करने की। तो इस तरह से जिला स्तर पर ये। उसके बाद देखिए तीसरा स्तर हम कह सकते हैं स्कूल स्तर। स्कूल स्तर पर यह जिम्मेदारी 2 को दी गई है। एक तो दी गई है संस्था प्रधान को, उसको कहा गया कि आप टाइम टेबल बनाएंगे, और टाइम टेबल के अंदर 1 से 5 तक जो टीचर पढ़ाता है उसको एक ही विषय देंगे। ऐसे नहीं कि तीसरी में अलग दे दिया, चौथी में अलग दे दिया, 1 से लेकर 5वीं तक एक ही विषय। हिंदी दिया है तो हिंदी, गणित दिया है तो गणित, वो 1 से 5 पढ़ाएगा ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो सके। दूसरी देखिए जिम्मेदारी किसको दी गई है, शिक्षक को दी गई है। देखिए इस तरह से देखिए संस्था प्रधान और शिक्षक सबको जिम्मेदारी दी गई ताकि इसका संचालन सही ढंग से हो। सरकार ने इसके लिए इतनी विषयां कराई गई, और कभी शिक्षकों को ट्रेनिंग, कभी संस्था प्रधानों को ट्रेनिंग, अलग अलग लेवल पर ट्रेनिंगें देकर इस कार्यक्रम के बारे में तैयार किया गया शिक्षकों को, ताकि वो अच्छे से इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सके। अब उसके बाद देखिए इसकी क्रियान्विति के लिए 5 NGO के बीच में MOU किया जाता है। सत्र 2015-16 के अंदर देखिए MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता हुआ। और उसके बाद देखिए इसके संचालन की जो जिम्मेदारी दी गई है ना, वो देखिए 5 जो देखिए NGO के माध्यम से संचालन। सबसे पहले हम बात करते हैं निदेशालय। निदेशालय हमारा कहाँ है, निदेशालय बीकानेर है भाई। इसको जिम्मेदारी दी गई इस कार्यक्रम के संचालन करने की। निदेशक महोदय को कौन होते हैं, IAS होता है इसका मुखिया। उसके बाद देखिए अकादमिक कार्य जो दिए गए, ये किसको दिए गए, उदयपुर को, क्योंकि एकेडमिक सारे कार्य की जिम्मेदारी इनकी RSCERT, इनको दी गई ये जिम्मेदारी। देखिए और इसके अंदर काम क्या था, अकादमिक।
अकादमिक कार्य की जिम्मेदारी दी गई, जितने भी एकेडमिक कार्य हैं वो इसके माध्यम से। उसके बाद देखिए एक तरह से हम कहते हैं हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई RCSE को, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आज इसकी जगह नई कमेटी आ गई है, उसका नाम है RCSCE, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, SCE स्कूल एजुकेशन। कहां पर है ये? जयपुर। और इस सारे पैसों का खजांची तो यही होता है, ये प्रोग्राम की रूपरेखाएं और उसके अलावा प्रशिक्षण, दोनों काम का दायित्व दिया गया। और बाद में देखिए 2 NGO यहां पर हैं, बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ। इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी तकनीकी समर्थन की, कि आप इस कार्यक्रम में टेक्निकल भूमिका निभाएंगे। 2 NGO, एक तो बौद्ध शिक्षा समिति कूकस जयपुर में ऑफिस है उसका, और उसके बाद एक यूनिसेफ। ये क्या है? UNO का एक अब एजेंसी है जो बच्चों को गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में क्या करती है? कार्य करती है। तो एक निदेशालय, दूसरा RSCRT उदयपुर, तीसरा स्कूल शिक्षा परिषद और बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ, ये 5 के बीच में MOU होता है और इस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस कार्यक्रम में होता क्या है। इस कार्यक्रम की जो प्रक्रिया है, इसके 3 अंग बताए गए हैं। इस कार्यक्रम का संचालन 3 रूपों से किया गया है, ये याद रखना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसमें कहा गया CCP, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। दूसरी बात कही गई ABL, ठीक है। और तीसरी बात एक मूल्यांकन की पद्धति जिसका नाम है CCE। तीनों का हम डिटेल से बात करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, पूछा भी जाता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं CCP। पहले होता था TCP, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी हुआ करती थी, लेकिन आजकल कौन सी? CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। हिंदी में कहते हैं चाइल्ड, बाल केंद्रित शिक्षण, यानी बच्चे को केंद्र में रखकर बच्चे की रुचि, बच्चे के स्तर के अनुसार जो शिक्षण कराया जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण। ये मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा देखिए कक्ष की बात की गई है ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। एक्टिविटी को हम कहते हैं गतिविधि या क्रियाकलाप, गतिविधि आधारित अधिगम। किसकी बात कही गई है? गतिविधि आधारित, यानी बच्चे को बाल केंद्रित तो तब होगा जब वो बच्चा स्वयं गतियां करे, अर्थात ऐसे शिक्षण को कहा जाता है बाल केंद्रित। बालक खुद देखिए चीजों को, सीखे, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से, अपने स्तर के अकॉर्डिंग। फिर देखिए उसके बाद एक लचीली मूल्यांकन प्रक्रिया की बात कही गई है जिसका नाम क्या है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसे कहा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसकी हम बात करेंगे आगे डिटेल से। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात की। ये 3 अंग हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, एक CCP पद्धति, दूसरा ABL और तीसरा CC। वैसे देखा जाए तो ये दोनों जुड़ी हुई हैं आपस में, CCP और बाल केंद्रित की यदि हम बात कर रहे हैं। आगे देखिए अब इसी प्रक्रिया को पढ़ते हैं। सबसे पहले SIQ की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया के अंदर देखिए हमारे पास आता है CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण में देखिए एक चित्र इसके अंदर दिखाया गया है और बच्चे देखिए खुद ही दौड़ रहे हैं, खुद ही खेल रहे हैं, खुद ही देखिए अपने अध्ययन कर रहे हैं। बाल केंद्रित का मतलब होता है बालक की रुचि, बालक का स्तर, बालक की योग्यता के आधार पर शिक्षण, और जो कुछ भी काम करेगा वो बच्चा स्वयं करेगा, शिक्षक नहीं करेगा। शिक्षक एक सहयोगकर्ता की भूमिका में रहेगा, फैसिलिटेटर के रूप में रहेगा। मूल रूप से तो गतिविधियों का आयोजन किसको करना है? बालक को करना है। और इसी को देखिए हम एक तरह से कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण है। बाल केंद्रित यदि हम शिक्षण की बात करते हैं तो और भी यदि देखिए हम इसके अंदर कह सकते हैं कि बालक के विचारों को समाहित करना, बालक की बातों को सुनना,
बालक की रुचि यानी बालक की क्या शामिल करना, विचार, बालक के विचार शिक्षण में समाहित करना ही क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षण। उसके बाद आता है दूसरा जो इसके अंदर काम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसका नाम था ABL, गतिविधि आधारित लर्निंग, यानी अधिगम की बात कही। बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी करानी है। अब सबसे पहले बात आती है, बच्चे से एक्टिविटी करानी है तो उसको एक कक्षा कक्ष चाहिए, और उसके लिए देखिए सरकार द्वारा एक कक्षा कक्ष बनाया गया, और उस कक्षा कक्ष को कहा जाता है ABL कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष। और ये कौन सी कक्षा के लिए है, कक्षा 1 से 2 के लिए। देखिए 1 व 2 के लिए कक्ष बनाया गया जिसका नाम है ABL कक्ष, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसकी 3 दीवारों पर 3 विषय, एक दीवार के ऊपर गणित होगा, एक पर हिंदी होगा, एक पर अंग्रेजी, पेंटिंग की गई है। नीचे देखिए 2.5 फीट का ऊंचाई के ऊपर लेकर एक ग्रीन बोर्ड भी बनाए गए पूरी दीवार के चारों ओर, और उसके ऊपर बच्चा आराम से ऊपर देखे और नीचे लिख सकता है। सामने वाली जो दीवार है वहाँ एक ग्रीन बोर्ड लगाया गया है और एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। इस तरह से कक्षा कक्ष को तैयार किया गया। दूसरी चीज़ देखिए, गतिविधियों का संचालन करने के लिए किट का भी निर्माण किया गया है जिसे कहा जाता है ABL किट। इस किट के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्ड होते हैं। क्या है इसके अंदर, खिलौने हैं, खिलौने, कार्ड या शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी है जिसे छोटे बच्चे आसानी से जिग्सा फिट जोड़ तोड़ कर चीज़ों को बनाकर और अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, और बच्चे इसमें लगे रहते हैं। इस प्रक्रिया को कहा गया है ABL। ABL के 2 पार्ट है, एक तो ABL कक्षा कक्ष और दूसरा ABL किट। 6000 के लगभग गवर्नमेंट ने किट बनाया गया है। उस किट के अंदर विषय वस्तु को डाला गया है ताकि बच्चे उनका उपयोग करके सीखे, जैसे इसके अंदर दिखाया भी गया है लर्निंग की चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आता है तीसरा पार्ट था हमारा इसका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन। इसका नाम क्या है, CCE। अब देखिए CCE की अवधारणा के बारे में मैं आपको बताऊं, राजस्थान में कब कैसे, चलो आगे बात करते हैं। पहले हम एक एक शब्द की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इसको इंग्लिश में ही हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव। इवोल्यूशन देखिए इसके अंदर, इसी को कहा गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जैसी परीक्षा पद्धति को अपनाया गया, या हम ये कह दें कि जैसी शिक्षण पद्धति को अपनाया गया, वैसी एक लचीली परीक्षा प्रणाली को अपनाया गया जिसका नाम है CCE। राजस्थान में किस तरह से और कैसे है हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। अब एक एक शब्द की बात कर ले। सबसे पहले कंटिन्यूअस जो शब्द आया, सतत शब्द का अर्थ क्या है CCE। इसके अंदर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर अवलोकन करना तथा आवश्यकता अनुसार फीडबैक में मार्गदर्शन करना बच्चे का। जैसे जैसे बच्चा देखिए, सतत का मतलब है जिस दिन बच्चा स्कूल आता है और जिस दिन स्कूल छोड़ के जाता, उसमें उसकी जो निरंतर देखिए प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। उस प्रक्रिया के शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। बच्चा डेली कुछ ना कुछ सीख रहा है तो क्या सीख रहा है। उसके बाद कहा गया है उससे फीडबैक भी लेना चाहिए, अर्थात पृष्ठ पोषण भी होना चाहिए कि बच्चा कर रहा है, उसकी प्रगति कैसी है। और जैसे ही उसकी प्रगति के अनुसार उस बच्चे को क्या देना है, हमें मार्गदर्शन भी देना है। इसके अंदर इस चीज़ को क्या किया गया है, तय किया गया है। और उसके बाद देखिए बच्चे का आकलन हो गया, उसके बाद उसके कार्यों का जो हमने क्या कर दिया, फीडबैक भी ले लिया और बच्चे को मार्गदर्शन भी दे दिया। ये कहलाती है हमारी सतत। उसके बाद आती है दूसरा, व्यापकता, कंप्रीहेंसिव या समग्रता भी कह देते हैं हम इसको। क्या कह देते हैं, व्यापकता या समग्रता। इसका अर्थ देखिए ये है, बालक का एक केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही देखिए अवलोकन नहीं करना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों चीज़ों को समाहित करना है। इसलिए हम सामान्यतः कहते हैं उसका शैक्षिक आकलन ही नहीं करना, शैक्षिक प्लस शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनका भी आकलन करना है, उसके सीखने की और रुचि का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखिए व्यापकता बताई गई है 5 प्रकार की। सबसे पहले आता है विषयों में व्यापकता। बच्चे को देखिए सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए, वो कहलाती है विषयों की व्यापकता। फिर उसके बाद बच्चे को देखिए सीखने के बहुत सारे अवसर मिलने चाहिए, उसे कहा जाता है अवसरों की व्यापकता। फिर आता है तरीके,
देखिए इसके अंदर बहुत सारे बालक कोई एक तरीके से नहीं सीखता है, इसके अंदर अनेक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए ताकि बालक अपनी विषय वस्तु को सीख सके। फिर दायरा देखिए, कोई सीमित दायरा नहीं होना चाहिए, इस दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, और दायरों की भी क्या बताएगी, व्यापकता। फिर आती है उपकरण, किसी एक उपकरण का प्रयोग करना नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करना है, चाहे हम योगात्मक करें या हम कह दें इसके अंदर योगात्मक के अलावा रचनात्मक देखिए आकलन करें, तो उसका भी हमें प्रयोग करना है। अब देखिए साथियों, तीनों शब्दों का अर्थ आने के बाद राजस्थान में देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ध्यान रखना, राजस्थान में देखिए ये जो CCE का जो प्रारंभ होता है ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत होता है, पायलट प्रोजेक्ट, और यह पायलट प्रोजेक्ट था 10 मई 2010 ना, सॉरी 5 मई 2010 को। देखिए ये याद रखना, ये 5 मई है, 5/5/10 को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत CCE का प्रारंभ किया जाता है। और ये जो प्रारंभ किया जाता है अलवर और जयपुर, अलवर के ग्रामीण क्षेत्र और जयपुर का शहरी क्षेत्र, इन दोनों के देखिए 60 स्कूलों में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 5 मई 2010 को यह कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था। पायलट प्रोजेक्ट, एक ट्रायल, एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह प्रारंभ होता है राजस्थान के अंदर। और इस पद्धति के बाद इसकी निरंतर जांच की जाती, कंटिन्यू 2 साल तक। बच्चों में जो बदलाव आया उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान के ज़्यादातर स्कूलों में इसको अपनाया जाएगा। कौन सी कक्षा तक? कक्षा 1 से 5 प्रारंभ किया गया था, कक्षा 1 से 5 राजकीय स्कूलों में एक नई पद्धति को प्रारंभ किया गया था। देखिए प्रारंभ कब किया जाता है? 5/5/10 अर्थात 5 मई 2010 से। किसके रूप में? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। बाद में देखिए जैसे ये सफल हो जाता है तो 2016-17 से CCE संपूर्ण राजस्थान में लागू हो जाता है। संपूर्ण राजस्थान के कक्षा 1 से 5 सभी गवर्नमेंट स्कूलों में इस कार्यक्रम को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया जाता है। और इसी कार्यक्रम को हम कहते हैं CCE। और यही हमारे राजस्थान के अंदर देखिए एक तरह से क्या है, हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से नवाचार। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए CCE को SIQ के अंतर्गत कब अपनाया गया था, वो तो उसी साल था 2015-16 के अंदर सत्र में पहली बार CCE को अपना लिया था। कौन से स्कूलों में? जहां पर देखिए मर्ज किया गया था, जहां यह कार्यक्रम चलाया गया था। देखिए जानकारी के लिए बता दूं, ये ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था हमारे कुछ स्कूलों में, लेकिन SIQ के अंतर्गत जो चलाया गया था 2015-16 में केवल उन स्कूलों में जहां ये शिफ्ट की गई थी क्लासें, उनमें प्रारंभ होता है। और उसके बाद अगले साल से तो सभी गवर्नमेंट स्कूलों में क्या कर दिया जाता है? प्रारंभ कर दिया। 15-16 में तो मर्ज वाले स्कूलों में, अगले साल सभी प्रकार के 1 से 5 तक के स्कूलों में इस कार्यक्रम को क्या कर दिया जाता है? प्रारंभ कर दिया जाता है इसकी सफलता के बाद। अब देखिए इसकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मूल्यांकन की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, ये प्रक्रिया कैसे चलती है। इस प्रक्रिया के लिए देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूं। अगर हम बात करें SIQ कैसे काम करेगा, SIQ के अंदर देखिए जो चीज बताई गई है वो बताया गया है, समय को बांटा गया ट्रम में, 2 महीने की, 2.5 महीने की, ऐसे क्या बनाई गई है, कुछ ट्रम बनाई गई। पहले 4 ट्रम बनाई थी, वर्तमान में 3 ट्रम है। वर्तमान में कितनी ट्रमों में विभक्त किया गया? 3 में। 3 ट्रम बनाई गई है। और इन ट्रम के अंदर देखिए प्रत्येक ट्रम के अंत में एक देखिए मूल्यांकन पद्धति को अपनाया जाएगा। और उस मूल्यांकन पद्धति को कहा जाएगा, एक तरह से ऐसे कहा जाएगा, या आप देखिए हम इससे थोड़ा और डिटेल से बात कर लेते हैं। कितनी ट्रम होंगी? 3 ट्रम होंगी। 3 ट्रम के अंदर जो देखिए विषय को बांटा गया है कक्षा 1 से 5 तक का, ट्रम नंबर फर्स्ट, पहली ट्रम में देखिए विषय आएगा 45%। ट्रम नंबर सेकंड विषय आएगा 40%, सारे जो भी विषय चल रहे हैं। ट्रम नंबर देखिए थर्ड, ट्रम जो थर्ड है उसमें बच गया हमारे पास 15%। ये पद्धति कब से लागू है? 2018-19 से।
3 ट्रमें हो गई हैं, प्रारंभ हो गई हैं। शुरुआत में कितनी थी? 4 ट्रम। आज के दिन कितनी है? 3 ट्रम। अब उसके बाद देखिए ये जो ट्रम है, ट्रम में देखिए काम कैसे होगा। ट्रम को देखिए 2 भागों में बांटा गया। एक ट्रम के अंदर देखिए जब बच्चा पढ़ते समय और या हम कहते सीखते समय उसकी प्रगति के समय एक आकलन किया जाता है बच्चे को, उसको कहा जाता है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। शॉर्ट में इसे कहा जाता है एफए। ठीक है, एक ट्रम की बात बता रहा हूं। दूसरा, जब ये ट्रम समाप्त हो जाएगी तो जो किया जाता है इसका योगात्मक आकलन या सारांश तक आकलन भी कहते हैं, क्योंकि ट्रम खत्म होने के बाद करे पूरी ट्रम का सार है इसमें, इसीलिए इसको कहा जाता है इसे समेटिव असेसमेंट। इसी को शॉर्ट में हम कहते हैं ऐसे। हर ट्रम के अंत में एक ऐसे होगा और उसके अंदर 2 एफए होंगे। एक ट्रम की बात बता रहा हूं, इसको कहा जाएगा FA1 और दूसरे को कहा जाएगा FA2। और ये जो FA के अंदर जो बच्चे की ग्रेडिंग की जाएगी उसे एक पुस्तिका होती है चेकलिस्ट, उसके अंदर इसका इंद्राज किया जाएगा चेकलिस्ट के अंदर। और उसके बाद देखिए जो ऐसे होगा, ऐसे एक ही होगा और इसे नाम दिया जाएगा, पहले वाले को कहा जाएगा ऐसे फर्स्ट, दूसरी ट्रम के बाद ऐसे सेकंड, तीसरी के बाद ऐसे थर्ड। इस तरह से देखिए प्रत्येक ट्रम में 2 एफए और एक ऐसे, ये राजस्थान के अंदर संचालित है। या देखिए मैं और डिटेल से लिख देता हूं। ट्रम देखिए अपनी कितनी है? 3 ट्रम है, तो 3 ट्रम ही बना लेते हैं। देखिए हमारी किताब, ट्रम फर्स्ट, ट्रम क्या हो जाएगी? सेकंड, और ट्रम कौन सी हो जाएगी? ट्रम थर्ड। ठीक है ना। प्रत्येक जो ट्रम है, इन ट्रम के अंदर एक होता है FA और एक होता है FA, और इसके अंदर भी देखिए एक होगा FA और एक होगा FA, और इसके अंदर भी एक होगा FA। ठीक है, और एक होगा FA। और प्रत्येक ट्रम के साथ साथ देखिए 2 FA के साथ साथ एक होगा SA भी, SA3, ये कहलाएगा SA2 और इसमें कहलाएगा SA1। इस तरह से देखिए SA1 ट्रम के अंत में होगा, और 2 देखिए। अच्छा, FA कब होगा? पढ़ते पढ़ाते समय, मौखिक या लिखित, या देखिए कैसे भी किसी भी पद्धति से शिक्षक जैसा चाहेगा वैसे बच्चे का आकलन किया जाएगा, उस आकलन को चेकलिस्ट में दर्ज किया जाएगा। और देखिए चेकलिस्ट के अंदर ग्रेडिंग दी जाती है। ग्रेडिंग 3 तरह की होती है, ABC। A का मतलब याद रखना, बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। B का मतलब शिक्षक के सहयोग से काम कर रहा है, और C का मतलब होता है बिना शिक्षक के सहयोग के बालक कुछ भी नहीं कर सकता। 3 ग्रेड होती हैं जिसका इंद्राज किया जाता है। इनके आधार पर हम बच्चे को क्या करते हैं? ग्रेडिंग देते हैं। इसमें बच्चे की ओवरऑल ग्रेडिंग नहीं दी जाती, जिस समय आकलन किया जाता है उस समय की स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे हम SA1 ले रहे हैं तो उस समय हम ग्रेडिंग देंगे बच्चे की क्या स्थिति थी, SA2 के अंदर क्या स्थिति, SA3। अब देखिए बच्चा स्कूल में आता है तो SA1 के अंदर उसकी ग्रेडिंग B हो सकती है। बच्चा पढ़ाई करता है तो किस पर आ सकता है? A पे आ सकता है। और बच्चे ने पढ़ना ही छोड़ दिया तो C पे भी जा सकता है, चीज़ों को भूल भी सकता है। तो इसलिए हमें आकलन की इन पद्धतियों का ध्यान में रखना है। टोटल कितना होगा? 1 FA, 2 FA, 3 FA, 4 FA, 5 FA, 6। पूरे साल भर में 6 FA फॉर्मेटिव असेसमेंट। और FA होता क्या है? रचनात्मक आकलन है। रचनात्मक का मतलब होता है पढ़ते पढ़ाते समय जो जांच की जाती है उसे कहा जाता है रचनात्मक आकलन। और उसके बाद देखिए यदि हम बात करें योगात्मक, इकाई के समाप्त होने पर, ट्रम के समाप्त होने पर उसे कहा जाता है एक तरह से योगात्मक। ऐसे समझिए जैसे हम किचन के अंदर सूप बना रहे हैं, सूप को अगर हम चखते हैं कि इसका किस तरह का टेस्ट है, वो है हमारा FA।
उसके बाद सूप तैयार हो जाता है, हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनको परोसते हैं, वो है हमारा ऐसे। जब तैयार होने के बाद पूरी यूनिट पढ़ाने के बाद बच्चे को हम रचनात्मक रूप से छोटी मोटी चीज़ों में तैयार कर देते हैं, और रचनात्मक में तो बच्चे की छोटी मोटी गलतियां जो होती है ना, उनमें सुधार भी कर दिया जाता है। उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। देखो, टर्म फर्स्ट, उसके बाद ये देखिए टर्म सेकंड, और उसके बाद आती है टर्म थर्ड। टर्म देखिए फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे ऐसे 1 होता है, इसके अंदर टर्म सेकंड के अंदर दिया गया ऐसे 2 दिया गया, टर्म थर्ड के अंदर दिया गया ऐसे 3, जिसे हम योगात्मक आकलन कहते हैं। और देखिए, किसी कक्षा के एक सत्र की योजना एवं आकलन की संरचना, कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन एवं शिक्षण का सतत प्रक्रिया, ये क्या है हमारा एफए, और ये योगात्मक क्या है ऐसे। उसी बात को फिर लिखा गया, ये क्या है हमारा एफए, ये क्या है हमारा एफए। इस तरह से पूरी प्रक्रिया को, टर्म फर्स्ट में आएगा 45% सिलेबस, टर्म सेकंड में आएगा 40% और टर्म थर्ड में आएगा 15% पाठ्यक्रम आएगा। देखिए, इस तरह से इस पद्धति को अपने इसमें अपनाया गया है। उसके बाद देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रोसीजर भी बताई गई है। इस प्रक्रिया में काम क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर आधार रेखा मूल्यांकन एवं पद स्थापन, बेस लाइन इवोल्यूशन। कोई बच्चा देखिए हमारे पास एडमिशन के लिए आता है, और जैसे ही वो एडमिशन के लिए आता है तो पहली कक्षा में एडमिशन दे देते हैं, लेकिन उसके बाद यदि कोई बच्चा आता है दूसरी से लेकर 5वीं तक, दूसरी से 5वीं तक बच्चा आता है तो हम उस बच्चे का टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट को कहा जाता है आधार रेखा मूल्यांकन। उस टेस्ट के आधार से हम ये पता लगाते हैं बच्चे का बेस क्या है, उसको क्या आता है और क्या नहीं आता। उसके आधार पर हम उसका पद स्थापन करते हैं। अगर कोई बच्चा सीसी पद्धति से आता है तो उसका आधार रेखा मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आता है प्लेसमेंट, पद स्थापन। याद रखना, पद स्थापन का मतलब सीधा सा होता है, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसमेंट। कोई बच्चा दूसरी पास करके तीसरी में आ गया तो उसका किया जाता है पद स्थापन, और बाहर से जो टीसी लेके आता है उसका किया जाता है आधार रेखा मूल्यांकन। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, शिक्षण आकलन योजना, टीचर के द्वारा अपनी योजना बनाई जाती है आकलन की। फिर देखिए, शिक्षण प्रक्रिया बहुकक्षीय बहुस्तरीय, और कक्षा बहुत सारे हैं हमारे पास और स्तर भी बहुत सारे हैं, जिसका निर्धारण हम करते हैं कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। शिक्षण के दौरान देखिए बच्चे का अवलोकन करना, वो कहलाता है एफए, और उसका पोर्टफोलियो यानी बच्चे की एक फाइल बनाना। एफए में जो भी लिखित में टेस्ट लेते हैं, जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं, बच्चे का रिकॉर्ड संधारण करने वाली फाइल को कहा जाता है पोर्टफोलियो फाइल। फिर देखिए रचनात्मक आकलन, जिसका नाम क्या है एफए। उसके बाद देखिए, मूल्यांकन के अन्य उपकरणों का प्रयोग। मूल्यांकन कोई एक विधा से नहीं करना, बहुत सारे हैं, पेपर पेंसिल है, लिखित है, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को हम अपना सकते हैं, जो जितनी भी मतलब शिक्षक अपना सकता है। शिक्षण योजना में बदलाव करना, अब जो शिक्षण की योजना जो हमने पहले बनाई थी उसके क्या कर लेते, बदलाव भी कर लेते बच्चों के स्तर के अनुसार। रचनात्मक आकलन के साथ साथ सुदृढ़ीकरण कार्य यानी पूरे पुरजोर से कार्य करना। और फिर टर्म खत्म होते ही फिर क्या लेते हैं हम, ऐसे लेते हैं, समेटिव असेसमेंट योगात्मक। और फिर उसके बाद बच्चे का अगली कक्षा में क्या किया जाता है, पद स्थापन, कि जा बेटा अब तू दूसरी से कहाँ गया तीसरी में, पहली से कहाँ गया दूसरी में। पहली कक्षा का नए पद स्थापन होता है और नए आधार रेखा आकलन होता है। ये चीज़ याद रखना, ये पूरी प्रक्रिया प्रत्येक टर्म के दौरान किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया। तीर के आधार पर स्टेप बाय स्टेप कार्य हैं ये जो इसमें करने होते हैं। आगे चलते हैं देखिए, और उसके अंदर पूरी प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाती है। और SIQ जो कार्यक्रम था जो इस तरह से चलाया गया, इसके अंदर बहुत सारे देखिए दस्तावेज़ों के बारे में भी कहा गया है कि सबसे पहले यदि मैं दस्तावेज़ों के बाद बात करना चाहूँ तो उसमें आते हैं एक तरह से देखिए हमारी अध्यापक योजना डायरी। अध्यापक योजना, इसमें एक डायरी होती है, उस डायरी के अंदर देखिए शिक्षक अपनी पूरी योजना तैयार करता है। वो योजना इसलिए तैयार की जाती है क्योंकि योजना तैयार करने का अपने RTE एक्ट 2009 और इसकी धारा है 29, इसमें कहा गया है CC मूल्यांकन किया जाए। CCE
क्या किया जाए, आकलन या मूल्यांकन का जिक्र किया गया। याद रखना ये परीक्षा के लिए। दूसरा हमारा एनसीएफ 2005, इसमें भी कहा गया है बालक को गतिविधियों के आधार पर सिखाना, गतिविधियों के आधार पर अधिगम कराना। दूसरी एक चीज और देखिए इसके अंदर, एनसीएफ 2005 के अंदर एक चीज और भी कहा गया है कि मूल्यांकन की लचीली पद्धति को अपनाया जाए, यानी सीसी को अपनाने की बात यहां भी कही है, और बच्चे को गतिविधियों के माध्यम से क्या है, सिखाना है उसको। और ये आरटी के अंदर भी जिक्र किया गया है, धारा 29। धारा 23 में कहा गया है शिक्षक के कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बच्चे के लिए गतिविधियों का आयोजन करे। गतिविधियों का आयोजन यदि शिक्षक करता है तो उसको एक डायरी रखनी होगी, और उस डायरी को कहा जाता है अध्यापक योजना डायरी। उसमें योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसलिए अध्यापक योजना डायरी को लागू किया गया है। और उस अध्यापक योजना डायरी के आधार पर देखिए वो बच्चे के पूरा प्लान तैयार करता है, कब और कैसे पढ़ाना है, जिसके अंदर FA और SA दोनों प्रक्रिया समाहित होती हैं, और एक फाइल होती है जिसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। और FA के बाद चेक लिस्ट में उसकी ग्रेडिंग का इंदराज किया जाता है। फिर उसके बाद हम ऐसे लेते हैं पूरी टर्म का, फिर उस चेकलिस्ट में फिर इंदराज किया जाता है। उसके बाद देखिए जो हमारा SA 2 और SA जो 3 होगा, इसके अंदर अभिभावक को स्कूल में बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा, अभिभावक को बुलाया जाएगा, और बुलाकर उस बच्चे की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना वो दिखाई जाएगी कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है। क्योंकि इसका मूल उद्देश्य है कि ये भी था अभिभावकों को देखिए विद्यालय से जोड़ना। तो इस तरह से हम एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए आए हैं, और यही हमारी एक प्रक्रिया है जिसका नाम क्या है, गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल नामक कार्यक्रम, जिसका नाम है SIQE। ज़्यादा तथ्य है नहीं इसके अंदर याद करने के लिए, लेकिन फिर भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। पूरी प्रक्रिया को अच्छे से आपको समझना है और उसको अच्छे से पढ़ना भी है। धन्यवाद सभी को, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।